Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to English by Rajesh Yadav. Today I am going to discuss a lot of questions that is based on preposition for Bihar, TGT, PGT, PRT सभी के लिए आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं। आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए, मैं भी अपना बेस्ट देता हूं और चलते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग बताते रहेंगे। तो स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए, जब भी आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्या रूपी बेड़ियों को दरकिनार करते हुए जो हवाओं को चीरते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने का जज्बा रखता है, उसी को कर्मवीर कहते हैं। क्योंकि कर्मवीर के शब्दकोश में कभी असंभव शब्द नहीं होते। हे धर्म के धुरी को धारण करने वाले धुरंधरों, तैयार हो जाओ और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को समझो। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं वह बीपीएससी TRE 3.0 के लिए। तो जितने लोग हमारे बंधु बांधव हैं उन सभी का अभिनंदन है कक्षा में। और स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए, और सभी प्रश्न आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक के बारे में बात करते हैं, समय जाया किए बगैर टू द पॉइंट ही बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार होता है क्या है कि ये क्वेश्चंस ना हाइड हो रहे होंगे, तो डरना नहीं है। मैं कई बार इनको ना थोड़ा सा दिखाने के लिए अपने आप को हाइड कर लूंगा और इस क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहेंगे। सेंड दीज लेटर्स डॉट 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 माय एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं सेंड दीज लेटर्स ऑन माय एड्रेस, बाय माय एड्रेस, इन या टू के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब भी किसी के पास कोई लेटर लिखता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लेटर लिखा जाता है टू, और यहां पर आप लिखते हैं टू डॉट 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 राजेश वी यादव XYZ। आपने यहां पर एड्रेस लिख दिया और आगे चीजों को प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कहीं पर लेटर को जब आप सेंड करते हैं तो उससे पहले आने वाला जो प्रेपोजिशन आएगा वह ना तो इन, ऑन और बाय के सिवाय जो प्रेपोजिशंस आपके सामने रखा जाएगा वह प्रेपोजिशन होगा टू। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं तो वहां पर हम लोग टू प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर आप लोगों के पास कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग बताएंगे, सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चीजें आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें दिख जाए और उसके बाद मैं चीजों को प्रोसीड कर दूं। चलिए, तो आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। और यहां पर हम देखते हैं कि फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, और ये आपको बताना है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन वाज नॉट फुली रियलाइज्ड टू द अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर एक एक प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। मैं साइड हो गया हूं तो आप लोग इसको देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज बताते रहेंगे और एक एक चीज को आपको समझना है। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको अथॉरिटीज के द्वारा रियलाइज पूरी तरीके से नहीं किया गया था। ध्यान रखें, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव के बारे में बात करते हैं तो एक्शन को रियलाइज नहीं किया गया था, या आप बातें कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, और किसके द्वारा? तो आपने कहा अथॉरिटीज के द्वारा। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है कि टू द अथॉरिटीज, ध्यान रखें मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एक्शन इज नॉट टेकन बाय द अथॉरिटीज, ये आपको सेंटेंस लिखना चाहिए था। क्योंकि यहां पर ध्यान रखें, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लिखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। यह एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका होता है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस कह रहा है कि एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको अथॉरिटीज के द्वारा पूरी तरीके से रियलाइज नहीं किया गया था। इसलिए यहां पर जो प्रीपोजिशन आपने टू लिखा हुआ है इसके जगह पे हमें बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। आर यू गेटिंग?
चलिए दूसरे डायमेंशन में बातें कर लेते हैं और दूसरा डायमेंशन आपके स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक के बारे में बात करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने, शी इज नॉट नोन डॉट 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 हर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगा? मैं आप लोगों के सामने फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर यह बताना है कि शी इज नॉट नोन डॉट 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 हर। ध्यान रखें, विद, टू, बाय, फ्रॉम के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम लोग फिक्स प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक सेशन आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा और वहां पर हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या करेंगे भाई? फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यहां पर मैं जिस डायमेंशन पर बातें कर रहा हूं, ये नोन शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। नोन के साथ आने वाला प्रीपोजिशन जो होता है वह टू होता है। आप बाय प्रीपोजिशन और विद का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर ऐसे भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने कि नोन, यदि वाक्य में आप नोन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? एक मिनट के लिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि आप नोन शब्द का प्रयोग करते हैं, मैरिड शब्द के बारे में बात कर लेते हैं, मैरिड के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट आपके सामने रखा जाएगा, इसके बाद हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये कहना कि क्या हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आएगा? तो हाँ, नोन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आता है। पैसिव वॉइस में कोई आप दूसरा प्रीपोजिशन नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं और यहां पर आपको बताऊंगा मैरिड के साथ जबकि हम लोग विद का भी प्रयोग करते हैं यदि आगे आने वाला शब्द मेल को डिफाइन कर रहा है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Find out the error in the given sentence. I have an appointment on the 5th of September on 8 o'clock. ध्यान रखें, आपने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट है 5 सितंबर को 8 बजे। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास कीजिए कि कह रहा है कि अपॉइंटमेंट जो है वो 5 सितंबर को 8 बजे है। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो टाइम को डिफाइन करते हैं। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए एक प्रीपोजिशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं एट। ऐसे हम लोग ऑन भी बोलते हैं, ऑन टाइम भी बोलते हैं, इन टाइम भी बोलते हैं। तो जहां पर हम लोग इन टाइम के बारे में बात करते हैं, जहां पर डिजिट ना दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कोई कह दे ऑन टाइम, तो आप यहां पर डिजिट नहीं लिखा गया तो ऑन टाइम भी लिख सकते हैं और इन टाइम भी लिख सकते हैं। इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम, इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखें, यहां पर आपके सामने डिजिट दिया गया है और डिजिट को जब कभी भी यूज करते हैं तो एट के बाद हम लोग यहां पर डिजिट का प्रयोग करते हैं, यानी नंबर का प्रयोग करते हैं। एट 9 o'clock, एट 9 AM, एट 6 PM, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं डिजिट को डिफाइन करने के लिए, तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बेसिकली आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है, कई जगहों पर किया जाता है। एट का प्रयोग हम लोग प्राइस बताने के लिए कर सकते हैं, एट का प्रयोग हम लोग टाइम बताने के लिए कर सकते हैं, एट का प्रयोग हम लोग एज बताने के लिए करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग एबिलिटी बताने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं शी इज गुड एट डांसिंग के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? शी इज गुड एट डांसिंग के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप टारगेट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लक्ष्य बनाया, किसी चीज को लक्ष्य बनाया और वहीं पर चीजों को थ्रो कर दिया, तो उस केसेस में भी आप कहते हैं एट हिम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन थ्रू अ रोज एट राधा, तो राधा को टारगेट किया गया और उसी पर रोज ना थ्रो किया गया है। उसी तरीके से आप यहां पर ना स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन 110 की स्पीड से चलती है, कोई 300 की स्पीड से चलती है, तो आप एट 300 पर आवर के बारे में बात कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि हम लोग किस डायमेंशन पर बातें कर रहे हैं, और जो भी सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा हुआ है वहां पर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए। इजंट इट? चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं।
और यहां पर देखते हैं शीतल इज मैरिड डॉट 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 रवि। मैंने आपको अभी एक बात बताया था कि जब हम लोग मैरिड शब्द के बारे में बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि आप मैरिड का प्रयोग यदि पैसिव वॉइस में किया गया है तो उसके साथ आप दो तरह के प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे लोगों के ना सांस फूल जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। मैं आपके सामने बच्चों की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा गया हो, जैसा कि आपके हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, उसके बाद यदि आप मैरिड शब्द के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, मैरिड शब्द के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर मैरिड लिखने के बाद आप यहां दो तरह के प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। कितने तरह के प्रीपोजिशंस? दो तरह के प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। आप यहां टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप यहां पर विद का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कंडीशनल है। क्या है ये? कंडीशनल है। किस कंडीशन में टू का प्रयोग करेंगे, किस कंडीशन में विद का प्रयोग करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखें कि टू का प्रयोग और विद का प्रयोग हम लोग पर्टिकुलर कंडीशन में करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि टू का प्रयोग आप वहीं करेंगे जहां पर फेमिनिन जेंडर के बारे में बात हो रहा हो, विद के बारे में तब करेंगे जहां पर मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात किया गया हो। रवि मैस्कुलिन है, इसलिए आप यहां पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके आप किसका प्रयोग करेंगे? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई आपसे यह कह देता है कि रंजीत was married dash निधि। अब यहां पर निधि जो वर्ड लिखा गया है यह फेमिनिन को डिफाइन करता है, इसलिए आप मैरिड के बाद यहां पर टू वर्ड का टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज बताएंगे, और कहीं पर भी इस तरह के डाउट यदि आपके दिमाग में आते हैं तो चीजों को आप लोग ना समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं यूज करता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं और इसको आप लोग देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछते रहेंगे। जैसे आपके सामने लिखा गया फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। राम इज accustomed with suffering and hard work। सेंटेंस लिखा गया है, राम जो है आदि है क्या करने? सफरिंग्स और हार्ड वर्क के लिए। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जब कभी भी सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू का प्रयोग कर दिया जाए, अकस्टम्ड का प्रयोग कर दिया जाए, विद अ व्यू टू का प्रयोग कर दिया जाए, लुक फॉरवर्ड का प्रयोग किया गया हो, एडिक्टेड का प्रयोग कर दिया जाए, प्रोन टू, अवर्स टू का प्रयोग कर दिया जाए, तो ध्यान रखें यहां पर हम करते क्या है। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आया हो तो उस कंडीशन में कुछ शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि आपने यूज टू लिखा हुआ, यदि आपने अकस्टम्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अकस्टम्ड, वहीं पर आप यूज टू के बारे में, अकस्टम्ड के बारे में बात कर रहे हैं आप, प्रोन टू, अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, अवर्स टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू। इन शब्दों के बाद हमेशा हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसके बाद हम लोग हमेशा जीरंड का प्रयोग करेंगे। जीरंड वह होता है जहां पे क्रिया में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जीरंड एक तरह की वर्ब होती है जिसमें हम लोग आईएनजी लिखते हैं। ध्यान रखें वो नाउन का काम करता है। तो अब आपको यहां पर ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहां पर, इसमें आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि सेंटेंस में अकस्टम्ड लिखा गया है, यहां पर वर्ब आपने लिखा हुआ है, यहां पर अकस्टम्ड लिखा है। अकस्टम्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन टू यूज करना चाहिए। आपको कोई दूसरा प्रीपोजिशन कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाए आपके सामने तो ध्यान रखें कि वहां पर आप टू प्रीपोजिशन ही यूज करेंगे, कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखें मैंने यहां पर जीरंड लिखा हुआ है। जीरंड को हम लोग क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं?
जीरंड को हम लोग क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिस क्रियाओं के लास्ट में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करके उसको नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नाउन। इसीलिए कुछ ग्रामर की किताबों में जीरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो यहां पर ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए और यहां पर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह के सेंटेंसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। It being a pleasant morning, I decided to go out on walking. सेंटेंस थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। Find out the error in the given sentence. It being a pleasant morning, I decided to go out on walking. ध्यान रखें, प्लीजेंट मॉर्निंग था, प्लीजेंट मॉर्निंग है, इसलिए मैंने निर्णय लिया था क्या करने के लिए भाई? बाहर न जाने के लिए, टहलने के लिए। जब भी आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि आई he has gone for a walk के बारे में बात करते हैं। वेरी गेटिंग, he has gone for a walk। यहां पर ये जो वॉक शब्द है ये नाउन का काम करता है और इसके पहले जो प्रेपोजिशन आपने यूज किया हुआ है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसलिए भाई टू प्रेपोजिशन का प्रयोग तो हम लोग डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, ऑन का प्रयोग आप नहीं करेंगे ना। वॉकिंग, टहलने पर गया, टहलने के लिए आप गए थे, आपने निर्णय लिया टहलने के लिए जाना है। तो ऐसी अवस्था में आप जब भी इस तरह के सेंटेंस यूज करें तो जब जीरंड का प्रयोग किया गया हो वाक्य में तो ध्यान रखें यहां पर आने वाला प्रेपोजिशन पता है क्या होगा? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। डिसाइडेड टू गो आउट फॉर वॉकिंग लिखेंगे आप। क्या करेंगे? फॉर वॉकिंग लिखेंगे। ही वेंट फॉर बाथिंग, कुछ भी लिख लीजिए, बेथिंग भी बोल देते हैं लेकिन वहां पर बाथिंग नाउन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और मैंने आपके सामने ये सेंटेंस रखा है। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। और हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स के बारे में बात किया गया। सेंटेंस कह रहा है और हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स। जहां पर इस सेंटेंस में एरर है, शायद पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम कुछ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग आप नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए नहीं करते क्योंकि डिस्पाइट शब्द का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। उसी तरीके से जब आप कंप्राइज के बारे में बात करते हैं तो कंप्राइज का प्रयोग हम लोग सेंटेंसेस में जब करते हैं, एक्टिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसी अवस्था में कंप्राइज के साथ हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। न करने के पीछे कारण यह है क्योंकि कंप्राइज का मतलब पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पर डिस्पाइट का मतलब इंस्पाइट ऑफ होता है, वैसे ही कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है भाई? कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो ध्यान रखें, जब भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने रखा गया हो तो आप ध्यान रखें और इस तरीके के वर्ड को इलिमिनेट कर देंगे आप। कंप्राइजेस 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कंप्राइजेस ऑफ, लेकिन वो पैसिव वॉइस में रहेगा तब। ठीक है। जैसे आप लोगों को एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में जब बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि यहां पर एक शब्द है, जैसे मान लीजिए आपने कहा अनिल इज awaiting for his father। अनिल अपने पिता का इंतजार कर रहा है। अब यहां पर भी क्लैरिटी होना चाहिए कि जो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, क्या अवेट के साथ आप फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि अवेट शब्द के साथ हम लोग फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। न करने के पीछे कारण यह है क्योंकि अवेट का प्रयोग जब हम लोग बात करते हैं तो अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसलिए अवेट में ऑलरेडी फॉर शब्द एग्जिस्ट करता है। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि जो वर्ड अवेट है, क्या भाई, जो अवेट शब्द आपके सामने लिखा गया है
अवेट के साथ हम फॉर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। क्या होता है इसका मतलब? वेट फॉर। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रेडी में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग बताएंगे, सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई बिफोर ऑल ऑफ यू ईच एंड एवरी डायमेंशन। अनिल इज अवेटिंग हिज फादर बोलेंगे, वैसे ही डिस्पाइट ऑफ कोई शब्द नहीं है, इन स्पाइट ऑफ होता है। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि एक शब्द है, शायद मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं यह जरूर मुझे बताएंगे। कि यहां लिख देता हूं, इन स्पाइट ऑफ के बारे में बात करते हैं और यहीं पर हम लोग इंस्टेड ऑफ के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, और कल मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा कि इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ? ठीक है, कल आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं। और राम हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस। ध्यान रखें, कई तरह के प्रीपोजिशन आपके सामने यहां पर रखे जाते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है राम हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज। जनरल कंडीशन सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है कि यहां पर बताने की जरूरत नहीं। किसी भी शब्द के लास्ट में आई ओ आर आता है तो इसके बाद हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं। चाहे आप सीनियर के बारे में बात करते हैं, चाहे आप जूनियर शब्द के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप प्रायर शब्द के बारे में बात कीजिए, एंटेरियर, प्रायर और एंटेरियर दोनों का मतलब होता है पहले। इसी को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड पोस्टेरियर बोलते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर। ठीक है, यहां पर हमने आपको बताया एक वर्ड होता है सुपेरियर, इनफेरियर। लेकिन क्या इतना जान लेने से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? इनफेरियर, इनफेरियर, इनफेरियर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर? सुपेरियर के बारे में बात कर रहे हैं। इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन टू होता है। यही नहीं, प्रायर जो शब्द है ना, प्रायर, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेफर, प्रेफर या प्रेफरेबल, इसके साथ भी हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि आप नाउन में से किसी दो नाउन में से किसी एक को आप यदि प्रेफर करते हैं तो राम हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज नहीं आएगा, राम हु वाज जूनियर टू मोस्ट अदर एम्प्लॉइज आएगा। जैसे आप लिख देते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं सीनियर टू, सुपेरियर टू, इनफेरियर टू। अतुल इज इनफेरियर टू मधु, आप लिखेंगे। भाई अतुल प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं, पता लगा कि बन गया काम, आप लोगों ने अतुल प्रसाद के बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो आपने मधु से इनफेरियर है, अतुल यहां पर सेंटेंस लिखा गया। ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या इन शब्दों के बाद भी आप टू प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे? कल के लिए असाइनमेंट में आपके सामने रखता हूं, क्या आप एक्सटीरियर के बाद भी टू प्रीपोजिशन रखेंगे? आप क्या एक्सटीरियर के बाद भी टू रखेंगे? क्या इंटीरियर शब्द के बाद भी आप टू प्रीपोजिशन रखेंगे? क्या आप अल्टेरियर शब्द के बाद भी टू प्रीपोजिशन रखेंगे? ये मैं कल आपसे पूछूंगा। ठीक है, कल आप लोग बताना क्या इन तीनों शब्दों के बाद भी आप टू प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं क्या? ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आइए हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं, और यहां पर मैं आपके सामने रखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out the error in the given sentence. Find out the error in the given sentence. Unless you take interest into the studies, you will not succeed. आप जब तक स्टडी में, अध्ययन में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ध्यान रखें कि इंटरेस्ट, अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इनटू द स्टडीज। इंटरेस्ट शब्द जब आता है, ध्यान रखें कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इंटरेस्ट के बाद हम लोग बात जब करते हैं तो यहां पर इनटू नहीं आता। इंटरेस्ट के बाद हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज आएगा, यू विल नॉट सक्सीड। ऐसे ही जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर इनगल्फ भी आता है, इंगेज भी आता है, इंक्लूड भी आता है। तो इनके साथ हम लोग इन प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इंटरेस्टेड इन। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस आते हैं जहां पर हम लोग फिक्स प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं एक आपके सामने एक सेशन लाऊंगा फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड, और वहां पर जितने भी प्रेपोजिशंस कुछ शब्दों के साथ लगते हैं हमेशा ही हर कंडीशन में, वो मैं एक सेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। फ्रॉम द लास्ट 1 month all each of us has been working on the, एक मिनट के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा मैं इसको सही कर लेता हूं। ये सेंटेंस आपके जो लिखा गया है ये सही नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूं, तब तक आप लोग पढ़िए इसको एक बार। सेंटेंस आप लोगों के स्क्रीन पर अब सही तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया। देखिए सेंटेंस लिखा गया फ्रॉम द लास्ट 1 month each of us has been working on the same project। पिछले 1 महीने से हम सभी, हम में से प्रत्येक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कभी भी लास्ट मंथ के पहले या इस तरह के शब्दों के पहले आप यहाँ पर फ्रॉम के बारे में बात नहीं करेंगे, फॉर द लास्ट 1 month के बारे में बात करेंगे। 1 महीने से पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, फॉर द लास्ट मंथ, फ्रॉम द लास्ट 1 month, ये नहीं आएगा, फॉर द लास्ट मंथ आता है। फॉर द लास्ट मंथ हम में से प्रत्येक लोग इस सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये सेंटेंस आएगा। फॉर द लास्ट 1 month, ठीक है। यदि मान लीजिए केवल लास्ट मंथ रहता और लास्ट मंथ, तो आप लास्ट महीने, पिछले महीने की बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि पिछले महीने से हम लोग इस प्रोजेक्ट पर, सेम प्रोजेक्ट पर हम में से प्रत्येक आदमी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 people फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर तो सभी लोग ना आंसर दे देंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, एक बिटवीन शब्द है, एक अमंग शब्द है, एक वर्ड होता है अमंगस्ट। गेटिंग? बिटवीन का प्रयोग हम लोग 2 के लिए करते हैं, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। लेकिन क्लैरिटी यहां पर यह डेवलप करने की जरूरत है कि यहां जब आप 2 के बारे में बात करते हैं, यहां पर इनका प्रयोग जब हम लोग करते हैं इन दोनों का, तो मोर देन 2 के लिए करते हैं। किसके लिए भाई? मोर देन 2 के लिए करते हैं। मोर देन 2 मैथ्स में देखा होगा, मोर देन 2 ऐसे लिखते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर लगभग 10 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए था अमंग। आप कहेंगे अमंगस्ट क्यों नहीं लिखा? अमंगस्ट क्यों नहीं लिखा? मैं इसलिए अमंगस्ट नहीं लिखा क्योंकि अमंग के बाद आने वाला जो शब्द होता है वह कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड आता है। अमंगस्ट के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों से आ सकता है, लेकिन हम वॉवेल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, और यहां पर आप वॉवेल साउंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वॉवेल साउंड। प्रायोरिटी हम हमेशा अमंग के बाद, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसे लिखा गया, दिस property has been divided dot 8 sisters, 8 बहनों में डिवाइड कर दिया है। डिवाइडेड इंटू 8 सिस्टर्स नहीं आएगा, आपको यहां पर डिवाइडेड अमंगस्ट 8 सिस्टर्स आएगा। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि 8 जो शब्द है वह वॉवेल साउंड से रिलेटेड है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें यहां पर क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है, कब आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कब अमंग का प्रयोग करेंगे और कब
अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं दिस प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन, ठीक है, बिटवीन टू पर्संस, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, द एडवांसिंग आर्मी अटैक्ड अगेंस्ट द सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो आगे बढ़ रही सेना जो है उसने अटैक किया शहर पर। अब आपको यहां पर यह बताना है इसमें से कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करना उचित समझते हैं। मैं यहां क्लियर कर देना चाहूंगा, यहां कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप लिखते हैं रीना अटैक्ड मोहन लास्ट नाइट को, पिछली रात को रीना ने अटैक कर दिया मोहन पर। अटैक शब्द जब आप लिखते हैं सेंटेंस में, किसका प्रयोग? अटैक का प्रयोग यदि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें यहां पर ना तो ऑन का प्रयोग करेंगे ना तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। कभी भी आप इस तरह के प्रेपोजिशन ना तो अपॉन शब्द का प्रयोग करेंगे, इसमें से कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। रेडी में? जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये वर्ड बताया। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने आपको बोला कि अटैक शब्द वर्ब की जगह पे रखा गया है। किसके जगह पे रखा गया? वर्ब की जगह पे रखा गया है। ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब हो गया। तो आप इस तरह के प्रेपोजिशन, यहां पर रीना आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट रहा, इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। वैसे ही आपने आर्मी ने अटैक किया, जो आर्मी आ रही है ये सब्जेक्ट है, ये अटैक्ड वर्ब है, आप किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। कहां पर अटैक किया गया? सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन कह दिया जाए क्या ये अटैक के बाद कभी नहीं आता क्या? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंडीशनल है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में अटैक शब्द आपने यूज किया हुआ है और वह सब्जेक्ट के बाद कोई मेन वर्ब मान लीजिए आपके सामने दूसरा लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने मेक लिखा, मेक के बाद आप अटैक का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो, किसकी तरह करते हैं? नाउन की तरह करते हैं, तो वहां पर ऑन का प्रयोग आप कर सकते हैं, अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह के प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये मेक आपका वर्ब है, यहां पर अटैक जो शब्द है, क्योंकि प्रेपोजिशन का आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही होता है, तो यहां पर आपने जो सेंटेंस यूज किया हुआ है किसका प्रयोग करेंगे भाई? मुझे लग रहा है कि यहां पर अब आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि आपने इस सेंटेंस पर, इस स्ट्रक्चर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे आपने लिखा राहुल, मेक को मैंने मेड लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? राहुल मेड एन अटैक, राहुल मेड एन अटैक, राहुल मेड एन अटैक ऑन हर लास्ट नाइट या यस्टरडे, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो ये जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान रखें अटैक के बाद आप ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे डायमेंशन पर बातें करूंगा। तो आप लोगों को यहां पर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग जरूर बताएंगे, और सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे डायमेंशन पर आप लोगों के सामने बातें करूंगा, तो यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, मैं आपके सामने डेली क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी ना कई सारे काम में व्यस्त हूं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप लोगों का एग्जाम आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ग्रामर और लिटरेचर पढ़ा दिया जाए। कल हो सकता है मैं लिटरेचर के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, ठीक है। समय बहुत नहीं है, इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा लिटरेचर में, क्वेश्चंस आपके सामने कराऊंगा विद ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। विद वंडरफुल एंड ग्रेट प्रिसीजन, मेटिकुलस प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा लिटरेचर से रिलेटेड। तो कल हो सकता है कि मैं लिटरेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो आज के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड विद बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कराने थे, लेकिन there's no need to worry about। आते हैं हम लोग यहाँ पर, और आज का मैं सेशन आप लोगों के सामने यही समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग इसी तरीके से जीवनता का परिचय देते रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।